हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती है उनको हम देखते हैं। ये करंट अफेयर के बिहाफ पे भी होता है और इसमें हम करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अभी मैं 3 दिनों से नहीं था, हेल्थ की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से, पर हाँ मैं बजट और जो अदानी का इशू चल रहा है, यानी कि ये बजट तो मैं पूरा बताऊंगा ही, साथ साथ उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी, और इसका अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल सुबह तक। और ये सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एफकेट वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। खासकर इसे एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 3 तारीख, तो आज हम देखेंगे कि आज की खबरें क्या क्या हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, चलते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है कि स्टडी मसूरीज स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट टोल्ड। अभी क्या हुआ कि जैसे हमने देखा है इस साल जोशीमठ में, जोशीमठ क्या हो रहा है, सिंक कर रहा है। सिंक कर रहा किसकी वजह से? एंथ्रोपोजेनिक वजह से। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जैसे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे लोग वहाँ पे चले गए हैं, उसकी वजह से भी हो रहा था। फिलहाल ये जोशीमठ एक टूरिस्ट प्लेस है और ये रास्ते में पड़ता है चारधाम की यात्रा में। ठीक है, तो वैसे ही एक प्लेस है मसूरी, आप सब वाकिफ़ होंगे, सब के सब वाकिफ़ होंगे, और जो कि देहरादून से करीब 60 या 70 किलोमीटर पे है। और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट मसूरी में ही क्या है, लबासना है, जहाँ पे आप यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनने के बाद जो पहली ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ होती है? लबासना में। तो हुआ यह है कि मसूरी पे भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप हो गया है, और वहाँ पे भी लोग क्या हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट हो रहे हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, होटल्स वगैरह, और काफ़ी सारे वहाँ पे भी जैसे जोशीमठ में हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पे भी शुरू हो रहा है। तो सरकार ने कहा है, सरकार ने नहीं कहा, ये एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। ये कौन हेड करता है? इसका हेड होता है एक्स सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और ये एक क्या है कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो इन्वायरमेंट के लेके सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिब्यूनल है, यानी कि एक कोर्ट का ही फॉर्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। जैसे ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट के बेसिस से बनाया जाता है। एक होता है हमारा ट्रिब्यूनल होता है जो केसेस वगैरह देखता है, किससे? ये जो ऑफिशियल्स ट्रिब्यूनल होते हैं उनको। खैर, अगर हम मसूरी की बात करें तो एनजीटी ने कहा है कि मसूरी में आप सर्वेक्षण कराइए, जो भी स्टडी कराइए, और वहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको चेक करिए, राइट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे सिर्फ 100 लोग ही रह सकते हैं तो आप वहाँ पे 150 लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? और 150 लोग अगर रह रहे हैं, यानी कि जो 50 लोग हैं ये तो इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं। फिर इल्लीगल तरीके से अगर कायदे में देखा जाए तो इनका अप्रूवल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर ये 50 लोग घर बना रहे हैं या फिर होटल चला रहे हैं यहाँ पे, तो इस होटल का तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इल्लीगल है। ठीक है, तो आप इसे चेक करिए कि अगर अगर आप इसे चेक नहीं किए, अगर आप इसे जांच नहीं किए, तो सेम एज जोशीमठ का हाल यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सरकार एनजीटी का कहना है, और इस पे सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने इस पे अपना जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, तो उनके अंडर में, स्टेट सेक्रेटरी के अंडर में टीम बनाई गई है और ये जांच करेंगे, और 30 अप्रैल से पहले ये अपनी जांच की सूची सबमिट करेंगे, एनजीटी को सबमिट करेंगे। अगर अच्छी बात यह है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये सू मोटो लिया है। सू मोटो मीन्स ये खुद से देखा है, खुद से इसने जाना है, यानी कि कोर्ट भी क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स भी क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स के चलते इन्होंने खुद से ये संज्ञान में ले लिया है कि हाँ, ये भी एक क्या हो सकता है, कारण हो सकता है कि मसूरी पे लोगों को बुलाया जाए और सरकार से कहा जाए कि आप लोग जांच करिए।
जबकि मामला बिगड़ न जाए। अगर हम मसूरी की लोकेशन देखें, अगर हम मसूरी की लोकेशन देखें अगर हम मसूरी की लोकेशन देखें तो ये रहा देहरादून, राइट। ये देहरादून से 60 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हैवी टूरिस्ट क्यों आते हैं, हैवी टूरिस्ट क्यों आते हैं? पास में है नई दिल्ली, सबसे डेंस अगर हम कहें तो डेंसली है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये यहाँ से चले जाते हैं सर, ठीक है। यानी कि इनके पास से नज़दीक का टूरिस्ट प्लेस अगर हम बात करें, डेस्टिनेशन कहें, हिल स्टेशन बोले, तो ये नैनीताल पड़ता है फिर या देहरादून, तो ये यहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीकेंड्स वगैरह पे ये बहुत यहाँ पे भीड़ होती है, ठीक है। मसूरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मसूरी से सिर्फ 40 किलोमीटर पे एक जगह है कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल आपने नाम सुना होगा, ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है जो टिहरी गढ़वाल के साइड में बॉर्डर पे पड़ता है। तो इस वाटरफॉल में अभी लास्ट 2-3 साल पहले इसमें बहुत सारे अगर बारिश हुई थी तो हैवी बारिश के कारण यहाँ के आसपास के होटल्स वगैरह को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। क्योंकि जो वाटरफॉल का रेंज था, वाटरफॉल की अगर ये रेंज है, तो अगर मान लीजिए कि जब हैवी वाटरफॉल होगा, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो रेनफॉल, ये कोर्स होता है, ठीक है, ये तो कोर्स है, यानी कि अधिक से अधिक इतना जाएगा। पर अगर कोई होटल यहाँ पे बना दिया गया, यहाँ पे होटल बना दिया गया, तो वो उसको तो गिरना ही है। तो इसकी वजह से क्या होता था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे कैंपटी फॉल में, तो ये धाराशायी हो गए, इसमें लोगों की मौत भी हुई थी। खैर, तो अगर हम कहें यहाँ पे हिल स्टेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये हिल स्टेशन नज़दीक पड़ता है डेंसली एरिया से, ये सब डेंसली एरिया है, ये एनसीआर का रीज़न हो गया ये। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न की, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो इस यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन हैं, पर ये एक्सेसिबल उतने अच्छे नहीं है जितना ये इजीली एक्सेसिबल है, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ हो रही है और होटल्स वगैरह मैंने आपको बताया, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही है। और जोशीमठ जैसा भी यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि अब कितने दिनों में होता है, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ना हो। इनफैक्ट कोशिश क्या, मेरे को करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, ऐसे सरकार को अच्छा डिसीजन लिया, इनफैक्ट एनजीटी ने अच्छा डिसीजन लिया है, उस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो उत्तराखंड में प्रॉब्लम चल रही है वो और किसी प्लेस में ना हो, और इसको रहते हुए, समय रहते हुए भी संभाल लिया जाए, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसा बजट आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, तो इस साल के बजट में, यानी कि 2023 और 24 के बजट में 18% की कमी कर दी गई है, किसमें, मनरेगा में, राइट, मनरेगा में। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट होता है ये, अब इसको एक्ट को स्कीम बना दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले साल 60,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था। रिवाइज एस्टीमेट अलग होते हैं, रिवाइज एस्टीमेट यानी कि कितने ग्रांट अगर कम पड़ गए तो उसके बाद से अगर ग्रांट मांगा जाएगा तो वो एस्टीमेट मांगा जाएगा और पैसे मांगे जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में एलोकेशन हुआ था वो 60,000 करोड़ था, पर अब इसमें 18% की कटौती हो गई है इस साल में। तो जो सोमनाथन है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे, टीवी सोमनाथन, तो सरकार ने पूछा, ऑपोजिशन पार्टी ने पूछा कि आपने ये बजट कम क्यों कर दिया मनरेगा में, खास करके। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो अभी ऑपोजिशन में है यूपीए, तो यूपीए का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये मनरेगा, 2005 में आया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, और काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसे अब तक का सबसे बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है रूरल में, रूरल एरियाज़ में। ये किसी भी अगर अपोजिशन हो या फिर कोई भी पार्टी हो, इसे सपोर्ट करती है, क्योंकि ये 100 डेज़ की क्या प्रोवाइड कराता है, 100 डेज़ की गारंटी वर्क प्रोवाइड कराता है इन द रूरल एरिया, नेटिव प्लेस पे, ठीक है। ये कैसा वर्क होता है, अनस्किल्ड, राइट, अनस्किल्ड वर्क होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगी, और वो गारंटी होती है कि 100 डेज़ के अंदर। तो टीवी सोमनाथन ने कल प्रेस मीटिंग की, उसमें बताया उन्होंने कि हमारा कंसर्न अगर कम हो गया है, यानी कि अगर पैसे कम हो गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि अगर मैं टाइम स्केल लूँ तो यानी कि 2019 से 20 का बजट, 2020 से 21 का बजट,
फिर 2021 से 22 का बजट, और फिर 2022 से 23 का बजट, ठीक है। तो 2019 से 20 सब ठीक चला, राइट। पर कोविड 2020 में ही हमारे यहाँ आया था। तो जब कोविड हमारे यहाँ आया तो लॉकडाउन वगैरह हुए, तो जो भी वर्कर्स वगैरह थे, लेबरर्स थे, वो अपने नेटिव प्लेस पे चले गए। काफ़ी माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन के कारण क्या हुआ कि बजट को बढ़ा दिया गया, और बजट बढ़ाने से मनरेगा का भी बजट बढ़ा दिया गया, जिससे कि जो लेबर माइग्रेंट्स थे, यानी कि इमिग्रेंट, वो अपने घर चले गए थे। उनको भी क्या हुआ, अपने घर पे ही, अपने गांव पे ही उनको रोज़गार मिला 100 डेज़ के लिए, ठीक है। अगर हम इसके सर्वे की बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज़ पूरा नहीं होता है, ये एवरेज 55 तक जाता है। एनीवेज वो अलग मुद्दा है। पर 2021 में भी यही था, 2022 में थोड़ा सा कम किया गया, और 2023-24 में और कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब कोविड है तो कोविड अब तो ख़त्म हो गया है। तो कोविड ख़त्म होने के कारण जो माइग्रेंट्स थे वो अब वापस चले आए हैं, कहाँ? शहर को। तो शहर को आने के वजह से, शहर में आने की वजह से ये जो बजट है उनको कम कर दिया गया है। क्योंकि जो कोविड के बाद प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई है, माइग्रेंट्स तो है नहीं अपने के यहाँ। तो इनकी वजह से कहा गया है, टीवी सोमनाथन ने कहा कि ये हमारा कोई कंसर्न नहीं है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। जब गांव में लोग हैं ही नहीं तो काम कौन करेगा? फीमेल्स तो करेंगे नहीं, फीमेल्स तो हाउस होल्ड में हैं, और बहुत सारी फीमेल्स तो, अगर जॉइंट फैमिली की फीमेल्स हैं तो वो करेंगी, राइट। तो ये इनका कहना है। खैर, अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा 2005 में आया था, जैसे मैंने बताया था। ये 100 डेज़ का अनस्किल्ड प्रोवाइड कराता है, और इसका जो एलोकेशन होता है, बजट का एलोकेशन होता है, वो अगर काम करने के आपको 15 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं। मनरेगा में एक और अभी अपडेट हुआ था, आई थिंक लास्ट 2 मंथ में ही अपडेट हुआ था, कि जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक अब हो गई है, और इसको सैटेलाइट के ज़रिए भी मॉनिटर किया जाएगा। यानी कि जो ग्राफिंग होगी, जो एरिया जो डेवलप किया जाएगा, या पॉन्ड हो, कोई वाटर लेक हो, उसको डेवलप करने के कारण से जो भी टेक्निक यूज़ की जाएगी, वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो ये मनरेगा में क्या थे, अपडेट थे। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि अभी अडानी के शेयर्स काफ़ी गिर गए हैं, और वो दुनिया के 20 लोगों में से भी, दुनिया के 20 अमीर लोगों में से भी वो बाहर हो गए हैं, और उनके शेयर्स काफ़ी गिर गए हैं, इनफैक्ट 30% तक गिर गए हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में अडानी पावर कॉरपोरेशन चलता है। यानी कि झारखंड में बिजली बनाई जाती है, और वो बिजली कौन प्रोड्यूस करता है? अडानी पावर प्रोड्यूस करता है, और उसे बेचता है बांग्लादेश में, राइट। बांग्लादेश में बेचता है, झारखंड से प्रोड्यूस हुई बिजली बांग्लादेश में बेची जाती है। तो सरकार ने कहा है, बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि हमें ये $450 पर मैट्रिक टन का ये कोयला दे रहे हैं हमें, वो हमें कम चाहिए, राइट। तो इसी पे कहा है कि जो स्पोक्स पर्सन है हमारे, अरिंदम बागची, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। तो इन्होंने कहा है कि सेटबैक्स टू अ प्रोजेक्ट नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नेबरहुड। यानी कि जो भी हमारे नेबरहुड हैं उनसे हम रिश्ते ख़राब तो नहीं करेंगे, और जो प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्शन है वो हम, जो इस कारण प्रॉब्लम आई है, जो इस कारण प्रॉब्लम आएगी, वो हमारे रिलेशंस में नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारी रिलेशन है वो इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नेबरहुड बहुत अच्छी है, और हम फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी अच्छे रिश्ते कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ की जो शेख हसीना हैं, पीएम है, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, राइट। सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं इंडिया के लिए, वो अपने हिसाब से एक्ट करती हैं, पर हाँ, माइनॉरिटी के लिए अच्छी जगह नहीं है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। और मैंने 2-3 दिन पहले आई थिंक बताया था कि जो चित्तागोंग वहाँ की हिल्स है, वहाँ से माइग्रेशन हुआ था कुकी चिन ट्राइब्स का, राइट। तो इसे आप लिंक कर सकते हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है एरो इंडिया शो। मैंने बताया था 13 से 17 फरवरी तक कहाँ होगा, ये बेंगलुरु में होगा, राइट।
तो बेंगलोर में एरो इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भी यहाँ पे अट्रैक्शन में लाया जाएगा, उसकी भी बातें दिखाई जाएंगी। और ये क्या होगा कि इसमें यूएवी अनआर्म्ड व्हीकल्स भी दिखाए जाएंगे, यानी कि जो रोबोट्स वगैरह हैं वो भी दिखाए जाएंगे, और जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो उनकी भी बातचीत होगी, और इसकी शोकेस कौन करेगा, डीआरडीओ करेगा। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फिलीपींस जो एक कंट्री है, मैं उसका मैप दिखा देता हूँ। ये जो फिलीपींस कंट्री है, ये फिलीपींस कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, मनीला। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूएस मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपीन बेसेस। हुआ यह है कि फिलीपींस की यात्रा पे गए थे लॉयड ऑस्टिन। ये डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस के। तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कहाँ गए थे, फिलीपींस। तो यहाँ पे अपने काउंटर पार्ट से मिले, यानी कि वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनसे इन्होंने बात की, और उन्होंने प्रदान कर दिया क्या, एक्सेस प्रदान कर दिया, किसका, बेसिस का, राइट, फिलीपींस बेसिस का। यानी कि वहाँ के जो आर्मी बेसिस है, एयरफोर्स बेसिस है, या जो मिलिट्री बेस है फिलीपींस का, वो अब कौन यूज़ कर सकता है, यूएस यूज़ कर सकता है। और ये कितने बेसिस को अलाउ किए हैं, 4। अब 4 बेसिस को अलाउ करने के बाद ही यूएस के पास, अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में देखा जाए तो इसके पास 9 बेसिस हो गए हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हुआ हो इसका मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा है कुछ दिनों में कि चाइना, राइट, हम चाइना की बात कर लें। ये चाइना और ताइवान, ठीक है, ये प्रोग्राम अपना चला रहे हैं दोनों आपस में कि मैं इसे, ये मेरा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, मैं इसे कब्जा कर लूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट भी चल रहा है, राइट, साउथ चाइना सी का भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिलीपींस के सामने, फिलीपींस के वेस्ट में एक आइलैंड है, स्पॉटी आइलैंड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिस पे क्या है कि फिलीपींस के कई सारे बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस है, जिससे यहाँ पे ऑपरेट करता है जो भी अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिलीपींस ने यहाँ के जो 4 आइलैंड्स थे, 4 आइलैंड्स पे इन्होंने बेस बना रखा है। तो इन बेसेस को एक्सेस दे दिया है किसको, यूएस को। तो जिसकी वजह से यूएस को प्रदान करने से ही ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया है, और ये जियोपॉलिटिक्स के अंडर आ गया है। कैसे कि ये जो साउथ चाइना का डिस्प्यूट है, ये इन कंट्रीज़ का है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का है, और इनमें कौन कौन से देश आते हैं। पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ऑप्शन दे के, सीडीएस के एग्ज़ाम में, कि इसमें से कौन सा देश नहीं है। तो इसमें है फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ये इतने देश हैं जो इस साउथ चाइना डिस्प्यूट में शामिल हैं। तो फिलहाल में ही फिलीपींस ने और वियतनाम ने इंडिया से क्या खरीदा है, इंडिया से खरीदा है ब्रह्मोस, राइट। और ब्रह्मोस को खरीद कर इन दोनों देशों ने खरीद के और इसे कहाँ रख दिया है, एकदम साउथ चाइना सी के पास, राइट, कि अगर चाइना तुम अगर आओगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो हम तुम्हारी खैर नहीं है। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो अगर किसी भी वाटर बॉडी के बाद अगर कोई देश है यहाँ पे, तो इस देश के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो इस कंट्री का होता है। पर जो चाइना है और इसके बाद किसी का नहीं होता है। बस हाँ, अपने यूज़ के लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसे आप अपना क्लेम नहीं कर सकते। पर चाइना का अगर हम देखें तो चाइना का यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल अगर पूरा हो जाता है, ठीक है, पर ये क्या कर रहा है कि हाँ ये मेरा है यहाँ पे। तो इस वजह से प्रॉब्लम सब क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है चाइना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो फिलीपींस ने क्या कर दिया, यूएस को दे दिया अपना बेस 4 की, अगर हाँ भाई तुमको कोई ज़रूरत पड़े तो तुम अपना काम कर सकते हो यहाँ से। तो ताइवान में अभी पिछले साल अगस्त में क्या हुआ था कि जो यूएस की नैन्सी पेलोसी थी, सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर थी, वो यहाँ पे ताइवान चली गई, जिसकी वजह से चाइना परेशान हो गया। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अगर इन फ्यूचर तक चाइना और ताइवान में प्रॉब्लम होती है, तो फिलीपींस भी एक्सेस दे देगा यूएस प्लेन्स को, और यहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम 2025 तक देखें
तो एक वहाँ के मिनिस्टर हैं, आई थिंक राइटर हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि 2025 तक यूएस और चाइना ज़रूर ही लड़ाई करेंगे। राइट, ये देखने वाली बात होगी। खैर, तो ये प्रॉब्लम हो रही है और फिलीपींस से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन हम वहाँ से करते हैं और हम 375 मिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, ब्रह्मोस बेच रहे हैं फिलीपींस को और साथ ही साथ वियतनाम को भी बेच रहे हैं। ये हमारी ट्रेड डील है। तो ये हो रहा है और फिलीपींस ने क्या किया, एक्सेस दे दिया। खैर, ये साउथ चाइना सी है और ये शॉर्टी आइलैंड्स हैं, आप देख सकते हैं। एनीवेज, खैर हांगकांग की बात आ गई। तो जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो हांगकांग ने कहा है कि हम 5 लाख फ्री एयर टिकट बांटेंगे, जिसकी वजह से लोग कहाँ आएंगे, हांगकांग घूमने आएंगे, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा। तो हांगकांग के हम लोकेशन यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे थी, हाँ राइट, ये लोकेशन है हांगकांग। तो हांगकांग ने कहा है कि हांगकांग ने कहा है कि हम 5 लाख फ्री एयर टिकट्स देंगे और ये इंटरनेशनल एयरलाइंस को, कंपनीज़ को देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा। क्योंकि 3 सालों से वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और अभी क्या हो गया, अभी उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया और लूनर ईयर पे जो माइग्रेंट्स थे वो कहाँ को चले गए, अपने घर को चले गए। खैर ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि इंडिया हैंड्स ओवर 100 नॉटिकल चार्ट्स टू केन्या। ये हमारे इंडिया की जो हाई कमिश्नर है वो बैठती हैं केन्या में। अगर हम केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी और ये केन्या के मिनिस्टर हैं। तो इन दोनों ने क्या किया है कि एक डील की है कि इंडिया ने साइन दिया है 100 नॉटिकल चार्ट्स केन्या को। नॉटिकल चार्ट्स क्या होते हैं? नॉटिकल चार्ट्स एक ऐसा मैप होता है जो किसको हेल्प करता है, मरीन को, राइट, मरीन नेविगेशन को हेल्प करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये समुद्र है, मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी होने के कारण इसमें कई सारी टोपोग्राफी भी होंगे, राइट, कहीं पे पानी कम होगा, कहीं पे पानी ज़्यादा होगा। तो ये सब नॉटिकल मैप्स में, नॉटिकल चार्ट्स में क्या होता है, डिफाइन होता है और ये बताया जाता है, जिसकी वजह से जो मरीन के, जो भी नेवी के शिप्स होंगे उनके लिए नेविगेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस मामले में, इस तहत से ही इंडिया ने केन्या को नॉटिकल चार्ट्स दिए हैं। अगर हम केन्या के लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है यहाँ पे, ये अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की कंट्री है, ये रहा इंडिया, इस सेशेल्स यहाँ पे। खैर, तो अगर हम केन्या की कैपिटल नैरोबी है, नैरोबी से अगर याद कर सकते हैं तो मनी हाइस्ट में एक कैरेक्टर था नैरोबी, ठीक है, तो इसका जो नाम था ये यहीं से था। एनीवेज, खैर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और मिलते हैं, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।